तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब एग्जाम्पल नंबर 1.13 एनसीईआरटी का। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसको पहले आप 2 बार 3 बार इसको ढंग से पढ़िए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट to have a positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r। ओके, आप देखिए यहाँ जो पुराने ज़माने में मतलब जो अर्ली मॉडल होता था वो एटम एज ए स्फेरिकल इन शेप, और जो सेंटर होता था, सेंटर में क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज, जैसे थॉमसन ने बोला था, और नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड इन इट, है ना, इस तरह से। तो ये आपको मॉडल के बारे में बताया है, और फिर ये बोला है कि एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। मीन्स कहने का मतलब ये ओवरऑल वही थॉमसन मॉडल को ही ये डिस्क्राइब करने की बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है फॉर दिस मॉडल व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए ध्यान से कि हमसे क्वेश्चन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और ये बोल दिया कि चार्ज जो है, ऑब्वियस सी बात है कि चार्जेस यहाँ पर रेस्ट में है, और रेस्ट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर, स्मॉल आर फ्रॉम द एट अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब आर यहाँ पर 3 चीज़ हो सकता है। एक तो हो सकता है कि न्यूक्लियस से छोटा सा डिस्टेंस ये आर हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस इनसाइड द स्फेरिकल एटम, ये हो सकता है। या फिर आर किसी एक बाहर वाला पॉइंट, ये जैसे पी है यहाँ पर हो सकता है ना, इस पॉइंट पर पूछ सकता है आपको, या फिर अंदर में किसी पॉइंट पर पूछ सकता है। तो ये क्लियर नहीं बताया, इसलिए हम लोगों को क्या होगा, दोनों ही केस लेना होगा। और एक एक्स्ट्रा केस हम लोग ये भी ले सकते हैं कि एट दी सरफेस, मीन्स इसकी बाउंड्री पर। ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहले आप ये जो स्फेरिकल एटम है वो एंटायर एटम न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको कैसा, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, है ना। तो इसलिए इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो। क्लियर है, हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल एटम इज़ रो। और इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखिए जहाँ पर भी इस क्वेश्चन में आएगा चार्ज इक्वल्स टू, तो हम लोग क्या जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, रो। तो जब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है तो चार्ज कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। समझ आ रही है ये बात कि यूनिट वॉल्यूम का के ऊपर चार्ज जो है वो रो है, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी वॉल्यूम, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। एग्रीड, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए ज़्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। अब बात है कि टोटल चार्ज
क्योंकि हमारा स्फेरिकल एटम जो है वो न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज आपको दे रखा है कितना क्वेश्चन में, ZE, कितना +ZE। और नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, पूरे एंटायर सरफेस पे ये नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। पूरा वॉल्यूम जो होगा अंदर में सब जगह पे है, ठीक है, जितना भी ये सरफेस अंदर का है सब पे। और उसकी रेडियस कितनी है, R। तो नेगेटिव चार्ज का जो है, नेगेटिव वाला चार्ज कितना हो जाएगा, वही 4/3 πr³ इंटू रो, क्योंकि हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो मान ही लिया है, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन बना सकते हैं कि ZE हो गया कौन सा, प्लस वाला, और प्लस 4/3 πr³ इज इक्वस इंटू रो इज इक्वस टू 0। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इक्वस टू क्या हो गया, 0। तो यहीं से हमारा NCERT ने एक इक्वेशन बनाया कि 4/3 πr³ इंटू रो इज इक्वस टू 0 - ZE, ठीक है। ये समझ आ गया होगा अब आपको। ओके, तो यहीं से आप ये समझिए कि जो रो की वैल्यू हो गई, यहाँ से आप देखिए रो की वैल्यू कितनी हो गई, रो यहीं पे रह जाएगा, तो -ZE, 3 यहाँ ऊपर चले गया, तो ये हो गया -3ZE/4 πr³, ठीक है। आई थिंक क्लियर है आपको। यानी हमने रो की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक। अब हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इसके लिए हम लोगों को वही गॉस लॉ अप्लाई करना होगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा, क्योंकि स्फेरिकल एटम है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो ये या तो रेडियली आउटवर्ड होगा या तो रेडियली इनवर्ड होगा, है ना। तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मेनली डिपेंड किस पे कर रहा है, डिस्टेंस पे। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस वेरी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। एग्रीड। ओके, तो अब आप देखिए, हम लोग पहला केस मान लेते हैं, सपोज केस नंबर 1, ठीक है। तो केस 1 में हमारा क्या है कि लेट r, स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R, ठीक है। स्मॉल r क्या, जैसे ये हमारा पूरा एक स्फेरिकल एटम था, ठीक। तो स्मॉल r हमारा किसी अंदर में कहीं पॉइंट P पर हम लोगों को अगर फाइंड करना है, तो एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार और फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्फेरिकल एटम, ये हमारा सेंटर न्यूक्लियस, यहाँ पॉइंट P पर जो ये स्मॉल डिस्टेंस R पे हम लोगों को फाइंड करना है, और ये पूरा कैपिटल R है। जब इस पॉइंट पर हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस लेंगे। स्फेरिकल सरफेस सी होगा ना गॉसियन सरफेस इसमें, क्योंकि स्फेयर खुद है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है फ्लक्स की जब हम लोग बात करेंगे, गॉसियन सरफेस जैसे लिए, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। एरिया कितना, 4 पाई स्मॉल r या कैपिटल R, क्योंकि एरिया इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन गई ये वाली, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। दिस इज वी कैन से दैट एज इक्वेशन नंबर 1। एग्रीड। अब दूसरे तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0 होता है, ठीक है। तो हम लोग Q, अब Q उसमें क्या होता है, Q इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई ε0, है ना। तो Q क्या है, इनक्लोज्ड चार्ज। तो इनक्लोज्ड कौन सा, इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस, ये आपका गॉसियन सरफेस, तो ये वाला सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करेगा ये पता करना है, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर में एक तो न्यूक्लियस वाला चार्ज तो हो ही जाएगा ZE, और
अब इतने से सरफेस में नेगेटिव चार्ज कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग इस नेगेटिव चार्ज का जो है वो रेडियस देख लेते हैं। रेडियस कितना है? स्मॉल आर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर पाई आर क्यूब, ठीक है। ओके, अब देखिए ध्यान से कि चार्ज जो होगा, चार्ज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी इतनी। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। डन। तो टोटल चार्ज जो होगा वो हम लोगों को फाइंड हो गया कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये रो जो है इसकी वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, ठीक है। तो देखिए पहले उसकी वैल्यू हम लोग लिखे थे, है ना, माइनस, पहले तो इसको 4/3 पाई आर क्यूब लिख लेते हैं, ठीक है, स्मॉल आर क्यूब। तो इसकी वैल्यू होती थी माइनस कितना था? 3, है ना। अब देखिए इसको ऊपर, इसकी वैल्यू है -3ZE/4 पाई आर क्यूब, कैपिटल क्यूब, ठीक है। याद रहेगा ये जो है वैल्यू -3ZE/4 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर रो की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। डन। यहीं पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो ये कहाँ से आया? तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, ठीक है, -3ZE/4 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, है ना, पाई और पाई कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच रहा है? -ZE स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये देख रहे हैं, -ZE स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और ये है +ZE, इसको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक। यहाँ तक स्टेप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन आगे वाला थोड़ा सा फिर से अच्छा है। अब देखिए चार्ज तो ये हो गया। अब हम लोग जब फ्लक्स की बात करेंगे तो ये कितना होगा? Q/ε0, ठीक है। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं? ε0 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्लक्स आ जाएगा, ठीक। और ये वैल्यू फ्लक्स के बराबर है, और फ्लक्स हमारा क्या था? E/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, ये था। यानी ये दोनों को अब हम लोग इक्वेट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक फ्लक्स हो गया और वो भी एक फ्लक्स है, ठीक है। यानी ZE कॉमन आ गया, 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, ये चार्ज, और इसी में डिवाइड कर देंगे ε0, है ना। तो ये हो गया फ्लक्स, और इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी फ्लक्स है, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया और यहाँ से हट गया ये, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या बना? ZE/4 पाई ε0 आर क्यूब, सॉरी, ZE/4 पाई ε0 बना। अब ये आर स्क्वायर एक बार यहाँ डिवाइड होगा और एक बार यहाँ डिवाइड होगा, है ना। तो ये आर स्क्वायर से ये एक सिंगल आर बचेगा, है ना, और यहाँ 1/r स्क्वायर बचा, ठीक। तो देखिए ये कैलकुलेशन आपका क्या हो गया? ZE/4 पाई ε0 था ही, और इंटू में 1/r स्क्वायर माइनस स्मॉल r अपॉन आर क्यूब। ये स्टेप समझ आया सबको? एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ मैं कि ये था हमारा चार्ज, इसमें ε0 से डिवाइड कर देंगे तो गॉस लॉ से फ्लक्स बनेगा, और यही फ्लक्स जो है E/4 पाई आर स्क्वायर जो हमने ऊपर निकाल रखा है इक्वेशन नंबर 1, यही दोनों फ्लक्स को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। अब आप इसको खुद से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वही हमारा यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। डन। क्योंकि स्मॉल आर जो है वो छोटा है कैपिटल आर से, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा, इसलिए रेडियली आउटवर्ड की तरफ जो है वो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज देखिए अब छोटे से वॉल्यूम में हो गया ना, तो अब पूरे वॉल्यूम की बात करते तब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होता, ठीक। समझ नहीं आ रहा है आपको? जैसे ये देखिए ये न्यूक्लियस था और पूरा वॉल्यूम अगर हम लोग लेते तब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल था, लेकिन जब हम लोग छोटा सा वॉल्यूम लिए हैं ये वाला, तो उस वजह से नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव से अब कम हो जाएगी, इसलिए नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। समझ आया सबको? ओके। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला सिचुएशन लेते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है कि ये हमारा एटम था, ठीक, ये न्यूक्लियस था, कोई पॉइंट P यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं आउटसाइड दी एटम। तो यहाँ से गॉसियन सरफेस हमारा ड्रॉ होगा। अब ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करेगा? जितना कि ये एटम चार्ज इनक्लोज कर रहा है, और ये एटम कितना टोटल चार्ज इनक्लोज कर रहा है? सो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0। क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में इक्वल है। सो गॉसियन सरफेस के द्वारा जो चार्ज इनक्लोज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एटम पे ही चार्ज 0 है। सो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? फ्लक्स। तो यानी फ्लक्स कितना आ गया? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनटू में एरिया, है ना, सम एरिया जो भी होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर ही होगा डिस्टेंस जो आउटसाइड ले रहे हैं, और दैट इज इक्वल टू फ्लक्स। फ्लक्स 0 आ चुका है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। एग्रीड? तो ये क्वेश्चन अब आपको आई थिंक कि सिंप्लीफाई हो गया, अब समझ में आ जाना चाहिए। उसी तरह से अगर हम लोग सरफेस की बात करेंगे, एटम का जो स्फेरिकल एटम था उसके सरफेस पे जब बात करेंगे, वहाँ पर भी हमारा गॉसियन सरफेस फिर से यही बनेगा ऐसे करके, और ये सरफेस टोटल कितना चार्ज इनक्लोज करेगा? फिर से एटम के अंदर का चार्ज, एटम के अंदर का चार्ज टोटल कितना है? 0। सो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी 3 केस हुए। इनसाइड में कुछ रिजल्ट आया जो कि हमारा ऊपर देखे, आउटसाइड में 0, और ऑन द सरफेस भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्लियर है? ओके। सो आई थिंक कि ये लास्ट एग्जाम्पल था इस एक्सरसाइज का, और ये काफ़ी स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।